हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को समझना शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले और शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय का अर्थ क्या है? क्योंकि हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को देखेंगे कि राष्ट्रीय का अर्थ होता है पूरे देश के लिए, और पाठ्यचर्या का अर्थ है कि सभी विषय प्लस विषयों के अतिरिक्त पढ़ाई जाने वाली चीजें, जिसमें खेल, संगीत, गृह विज्ञान की शिक्षा, जिसमें आप कुकिंग सीखते हैं, या ब्यूटी कल्चर आदि आदि। ठीक, यानी कि पाठ्यचर्या का अर्थ है जिसमें शामिल होते हैं अध्ययन सामग्री कि किन किन चीजों से हम पढ़ाई करेंगे, शिक्षण विधि, कक्षा शिक्षण व्यवस्था, क्लास में किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, और गैर अकादमिक शैक्षिक क्रियाएं जैसे खेल, अध्ययन आदि। और रूपरेखा का मतलब है कि कोई काम किस तरीके से होगा, उसके मुख्य बिंदुओं का निर्धारण कर लेना, ताकि हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उसी पर केंद्रित रह पाए, इधर उधर ना जाए। तो रूपरेखा का अर्थ यहाँ पर शिक्षा के संबंध में हम समझेंगे कि व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु शिक्षा को कुछ मानक तथ्यों के साथ व्यवस्थित एवं संगठित करना। यानी कि जब आप शिक्षा को एक व्यवस्था के तहत लाने का प्रयास करते हैं और उस व्यवस्था के लिए कुछ बिंदुओं का, कुछ तथ्यों का निर्धारण कर देते हैं कि इस तरह की शिक्षा होगी, उसको हम शिक्षा की रूपरेखा के रूप में जानते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का मतलब हुआ कि पूरे देश के लिए इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था करना जिससे सभी व्यक्तियों को लाभ पहुंचे, सभी और शिक्षा का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो पाए। एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पहली बार नहीं आई है, बल्कि इससे पहले भी ये 4 बार हम एनसीएफ को देख चुके हैं। सबसे पहली बार जो एनसीएफ आया था वो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर आया था, और वो 1975 में आया था। दूसरी बार जब एनसीएफ आया तो वो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति के आधार पर आया, जो कि 1988 में आया। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से भी याद कर लेना है, अगर आप किसी भी तरह की परीक्षाएं दे रहे हैं, बीएड की या फिर एजुकेशन की, कि पहला जो एनसीएफ आया है वो 1975 में आया है, दूसरा एनसीएफ 1988 में आया है, और तीसरा एनसीएफ 1988 का जो एनसीएफ था उसकी समीक्षा की गई, उसके गुण और दोषों की चर्चा की गई, तथा ये समझने का प्रयास किया गया कि किस तरीके से उन दोषों को, उन कमियों को दूर किया जा सकता है, और उसके आधार पर वर्ष 2000 में तीसरी बार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। पहला मैं इसको एनसीएफ के नाम से अब शॉर्टकट में बोलूंगी। पहला एनसीएफ 1975 में आया है, दूसरा एनसीएफ 1988 में आया है, और तीसरा एनसीएफ 2000 में आया है। 2000 की समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तुत की गई। यानी कि जब 2000 में जो रूप एनसीएफ आया था उसकी जो समीक्षा की गई, उस समीक्षा के आधार पर एनसीएफ 2005 आया। वैसे तो आप देखेंगे कि इस तरह का जो एनसीएफ है, एनसीएफ की जो रूपरेखा है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसका आरंभ 1948 से ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि वर्ष 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था। और एक आजाद देश अपना विकास किस तरह से करेगा और वो अपने भविष्य को कैसे देखता है, वो किस तरह के समाज के निर्माण की बात करता है, इन सब चीजों को सोचने के लिए और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। तो हमें शिक्षा की व्यवस्था 1948 में ही कर लेनी चाहिए थी। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि हमारा पहला एनसीएफ 1975 में आ रहा था, आजादी के लगभग एक लंबे समय के बाद। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एनसीएफ की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम बार इतना फोकस कर रहे हैं कि एनसीएफ जो है वो 1948 में ही आ जाना चाहिए था, और अगर ऐसा हो पाता तो भारतीय समाज का जो परिदृश्य है वो थोड़ा चेंज होता और ज्यादा भी हो सकता था। इट डिपेंड्स कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास किए गए होते।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 19 एनसीएफ की जरूरत क्यों पड़ती है। नंबर एक, एकीकृत राष्ट्रीय विकास के लिए, यानी कि अगर हम पूरे देश का एक साथ और एक जैसा एक समान विकास चाहते हैं तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर अपने उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर चीजों को लेकर व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब एक साथ विकास होगा और सबका विकास होगा, एक समान विकास होगा, तभी पूरा राष्ट्र एक साथ विकास कर पाएगा। और जब सब लोग इकट्ठे विकास कर पाएंगे तो एक दूसरे से जुड़ भी पाएंगे, तभी एकीकृत की हम बात कर रहे हैं। नंबर दो, पाठ्यवस्तु एवं पाठ्यक्रम के नवीनीकरण के लिए। समाज और व्यक्ति की जरूरतें हमेशा बदलती हैं और व्यक्ति और समाज के साथ देश की जरूरतें भी बदलती हैं। तो इन बदलती जरूरतों के साथ ये जरूरी था कि जो चीजें अब हमारे काम की नहीं रह गई हैं उनको शिक्षा से बाहर करना, और जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए नई चीजों को शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना, ये जरूरी था। तो इस तरह के नवीनीकरण के लिए एनसीएफ का आना लाजमी था, ताकि हम ये जान पाए कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। नंबर तीन, विद्यार्थियों पर शिक्षा के बोझ और तनाव को कम करने के लिए। अगर हम अपने पाठ्यक्रम का और पाठ्यवस्तुओं का नवीनीकरण नहीं करते हैं तो हमारे बच्चों पर शिक्षा का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि उनको दोनों तरह की चीजें देखनी पड़ेंगी। क्योंकि बदलती जरूरतों के हिसाब से उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम नई नई चीजें शामिल करते जाएंगे, लेकिन अगर हमने पुरानी चीजों को नहीं छोड़ा, एक रिन्यू नहीं किया चीजों को लेकर, तो वो जो सब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे, कंटेंट बढ़ जाएगा, किताबें बढ़ जाएंगी बच्चों के लिए, और जब ये सब चीजें बढ़ेंगी तो बच्चों पर शिक्षा का बोझ बढ़ेगा, उनको समझने और याद करने के लिए ज्यादा चीजें रहेंगी। और नंबर चार, शिक्षा को व्यवहारिक जीवन एवं विकास से जोड़ने और विकास की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। शिक्षा का महत्व सबसे ज्यादा इस बिंदु में है कि हम जो पुस्तकों में पढ़ते हैं, हम जो विद्यालय की औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था में पढ़ते हैं, उसको हम अपने जीवन में कितना उपयोग कर पाते हैं। तो अगर हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से शिक्षा में परिवर्तन नहीं किए, उसको व्यवस्थित नहीं किया, तो निसंदेह शिक्षा जो है वो हमारे व्यवहारिक जीवन से कट जाएगी। और शिक्षा के व्यवहारिक जीवन से कटने का मतलब ये है कि वो केवल सिद्धांतिक रह जाएगी, जो पुस्तकों में लिखा हुआ है बस लिखा हुआ है, उसका हमारे जीवन में कोई भी प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो ना तो वो जीवन से जुड़ेगी और ना ही हमारा विकास हो पाएगा, और जब विकास ही नहीं होगा तो विकास की निरंतरता भी नहीं रह पाएगी। तो ये चारों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीएफ के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात को समझने के लिए। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत क्या रहे। क्योंकि जब हम पूरे देश के बारे में सोचते हैं तो हमें कुछ ऐसे बिंदुओं का चयन करना पड़ता है, एक ऐसी रूपरेखा बनानी पड़ती है जिसके आधार पर हम बाकी चीजों को लेकर चलेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला बिंदु था इसमें पुस्तकीय ज्ञान को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने पुस्तक में जो पढ़ा, आपने जो सैद्धांतिक रूप से पढ़ा विद्यालयों और कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था में, अगर आप उसे अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाए, अगर आप अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में उस ज्ञान का, उस जानकारी का प्रयोग नहीं कर पाए हो, तो वो आपके लिए व्यर्थ है, उसका कोई मोल आपके लिए नहीं होगा। तो राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 ने ये कहा कि जो बच्चों की पुस्तकों में लिखा है, जो करिकुलम आपका है, उसको जीवन की घटनाओं से जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी कोई पाठ्यक्रम बनेगा, जब भी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होगा या फिर समीक्षा होगी, तो वो इन आधारों पर होगी कि आपको ये जांच करनी है कि क्या वो ज्ञान आप बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ है, उनके जीवन के उद्देश्यों की, उन जरूरतों को पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता। नंबर दो, रटंत्र प्रणाली से मुक्ति, यानी कि रट्टाफिकेशन से आजादी होनी चाहिए। आमतौर पर हमने ये देखा, जो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था है, कि वहां पर बच्चे सूचनाओं को याद कर लेते हैं, और जिन सूचनाओं को आप याद कर लेते हो उनका आप अपने जीवन में प्रयोग कर पाओगे, ये संभावनाएं कम नजर आती है। क्योंकि जीवन में प्रयोग हम उन्हीं सूचनाओं को कर पाते हैं जो हमें समझ आ गई है। बिना किसी तथ्य को समझे, बिना किसी घटना को
जाने और उसको विश्लेषित किए आप उसका इस्तेमाल अलग अलग परिस्थितियों में नहीं कर सकते हैं। तो इस बात पर एनसीएफ ने बहुत जोर दिया कि बच्चों को रटाया ना जाए बल्कि उनकी समझ पर काम किया जाए कि बच्चे अधिक से अधिक किस प्रकार समझेंगे। तो चाहे वो कोई शिक्षण विधि हो, चाहे वो कोई पाठ्य पुस्तक हो, चाहे वो कोई पाठ्यक्रम हो, हर बिंदु पर ये बहुत जरूरी था समझना और इस पर काम करना कि बच्चों की समझ का विकास होना चाहिए। नंबर 3, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास वो तभी होगा जब उसका पुस्तकीय ज्ञान वो रटे ना, उसको समझे, क्योंकि बच्चा जितना अनुभव करेगा, चीजों को समझेगा, वो उतना ही उन चीजों को करके भी देख पाएगा। और जब अलग अलग जीवन के विभागों में बच्चा अपनी जानकारियों का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर पाता है तो उसके सर्वांगीण विकास, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, इन सब विकासों के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नंबर 4 है लचीली परीक्षा प्रणाली। एनसीएफ 2005 ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि अब तक जितनी भी शिक्षा नीतियां आई हैं और इससे पहले के जो एनसीएफ आए हैं उन सभी ने परीक्षा प्रणालियों में कमी की बात की है। तो यहाँ पर एनसीएफ 2005 ने कहा कि उसको लचीला बनाना पड़ेगा। और वो लचीला किसके, लचीली जो परीक्षा प्रणाली है वो किन आधारों पर होगी कि प्रश्न पत्रों का जो निर्माण होता है उसमें, परीक्षा की समय सीमा में कि कुल कितने घंटे की परीक्षा है, और परीक्षा किस तरीके से हो, और परीक्षा को बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में कितना वेटेज मिले, इन सब चीजों के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है। क्योंकि वर्तमान समय में क्या है कि विद्यालय या कॉलेज में आते ही सबसे पहला जो फोकस बिंदु होता है टीचर का भी, बच्चे का भी और पेरेंट्स का भी, कि पेपर में पास होना है। तो ये वाला जो वेटेज है परीक्षा का ये कम होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा का मतलब आपको आगे बढ़ाना नहीं है। परीक्षा का मतलब बच्चे का मूल्यांकन करना है, बस इतना ही काम होता है परीक्षा का। और नंबर 5 है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। इन पूरे चारों तथ्यों के माध्यम से अगर जो हमारा ज्ञान है वो व्यवहारिक जीवन से जुड़ा होगा, समझ पर आधारित होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा होगा और परीक्षा से बच्चों का वास्तविक मूल्यांकन होगा, तो निसंदेह बच्चा अपनी उस व्यवस्था के साथ जुड़ पाएगा, अपने विद्यालय के साथ जुड़ पाएगा, अपने कॉलेज के साथ जुड़ पाएगा और वो ये समझ पाएगा कि समाज ने उसको इतनी सुविधाएं इसलिए दी ताकि उसका विकास हो पाए। तो उसका भी मन करेगा कि वो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए करे। तो बच्चे में राष्ट्रीयता की एक भावना का विकास होगा, सहयोग और एक दूसरे के लिए काम करने की भावना का विकास। तो एनसीएफ पाठ्यचर्या निर्माण के इन सिद्धांतों को बहुत मजबूती के साथ रखता है ताकि जब भी कोई नई शिक्षा नीति बने या पाठ्यक्रम बने या किसी पुस्तक की समीक्षा हो तो इन बिंदुओं के तहत ही उनमें काम होना चाहिए। एनसीएफ के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अब एनसीएफ 2005 ने शिक्षा के लगभग सभी क्षेत्रों को संबोधित किया है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो सिलेबस हो। तो बालकों के संबंध में एनसीएफ 2005 ने ये कहा कि हर बच्चे में सीखने की क्षमता होती है। आप जब किसी बच्चे को पढ़ाने जाते हैं या किसी बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, तो हम ये मानकर चलेंगे, इस धारणा पर काम करेंगे कि हर बच्चे में सीखने की क्षमता होती है और हर बच्चा सीखना चाहता है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हर बच्चा सीखता भी है। ये हो सकता है कि वो क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, लेकिन वो सीखता जरूर है। सकारात्मक नकारात्मक हो सकता है, लेकिन लर्निंग जो है वो, उसका अधिगम जो है वो हर वक्त चलता है। नंबर 2, अधिगम की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। अधिगम का अर्थ मतलब होता है सीखना। तो उसकी प्रक्रिया महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर आपने सही तरीकों से और सही वातावरण में बच्चे को सिखाया है तो निसंदेह उसकी सीखने की क्षमताओं का विकास होगा और वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पाएगा। तो प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रक्रिया ऐसी है कि जो बच्चे को प्रश्न पूछने से रोकती है, किसी काम को करने से रोकती है, तो वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। नंबर 3, अवसरों की प्राप्ति। ऐसा शोध में भी प्रमाणित हुआ है और एनसीएफ 2005 ने भी कहा है कि बच्चों को सीखने के अधिक से अधिक अवसरों की प्राप्ति करवाई जानी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलते हैं चीजों को करके देखने के, समझने के, जानने के, उनके बारे में प्रश्न पूछने के, तो उनकी समझ का बहुमुखी विकास होता है। और जब समझ ज्यादा बनेगी
तो उनकी जो सूचनाएं हैं, उनकी जो जानकारियां हैं, उनको ज्ञान में बदलने में हमें बड़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि वो उनके अवसरों की वो कितना सीख पाते हैं, इसी बात पर निर्भर करता है कि बच्चा अपनी जानकारी को ज्ञान में कितना बदल पाता है। इसके लिए जब अवसरों की अधिक से अधिक प्राप्ति हो बच्चों को, इसके लिए बहुत जरूरी है कि विद्यालय एवं समुदाय का संबंध बहुत बेहतर हो। ये अगला बिंदु है कि विद्यालय जो है वो समुदाय के विकास के लिए काम करे और समुदाय विद्यालय के विकास के लिए काम करे। जो समुदाय के लोग हैं वो विद्यालय में आए और अलग अलग विभागों के बारे में, अलग अलग ड्यूटीज के बारे में, अलग अलग कामों के बारे में बच्चों को जानकारी दें। इसी प्रकार विद्यालय विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में समाज को जागरूक बनाने के लिए रैलियों के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा और उनके साथ बैठकर बात करने के द्वारा जागरूकता उत्पन्न करें। तो जितना ज्यादा गहरा संबंध होगा विद्यालय एवं समुदाय के बीच में, बच्चों को सीखने के उतने ही ज्यादा अवसरों की प्राप्ति होगी और गुणवत्तापूर्ण अवसरों की प्राप्ति होगी। नंबर 6 है सीखने की उचित गति एवं विविधता। पहले बिंदु पर आती हूँ कि सीखने की क्षमता की बात की एनसीएफ 2005 ने, तो हर बच्चे की सीखने की गति जो है वो अलग अलग होती है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी से सीखते हैं, कुछ बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो जो सीखने की प्रक्रिया है वो इस तरीके से हो कि हर बच्चा अपनी गति के हिसाब से बेहतर सीख पाए। पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक या जो टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों का हम इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरीके से हो कि बच्चों की जो सीखने की गति है उसका ध्यान रखते हुए की जाए और उसमें विविधता होनी चाहिए। यानी कि एक ही बात को बच्चे को आप 3 तरीके से समझा सकते हैं, 4 तरीके से समझा सकते हैं। आपने पुस्तक में पढ़ाया, फिर आपने उसका कोई वीडियोग्राफी दिखा दिया, या फिर आप बच्चे को समुदाय में लेकर गए और आपने वहां पर उसका प्रैक्टिकल दिखा दिया बच्चे को। तो अलग अलग तरीके से जब हम बच्चे को एक ही बात बताते हैं तो बच्चे को वो बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए आपको पेड़ों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, कि पर्यावरण हमें कैसे मदद करता है या पेड़ों से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, आप उनको बुक्स में पढ़ा सकते हैं, फिर आप उनको चार्ट पेपर्स पर दिखा सकते हैं और फिर पेड़ों से मिलने वाली चीजें बच्चों को बाजार में ले जाकर भी दिखा सकते हैं कि ये सब चीजें मिलती हैं। तो बच्चा कभी इस चीज को नहीं भूलेगा और अलग अलग गतियों से सीखने वाले बच्चे भी उन कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु जो एनसीएफ 2005 ने कहा कि सूचना एवं ज्ञान, कि जो बच्चे को सूचनाएं दी जाती हैं, आप ये मानकर नहीं चलेंगे कि बच्चे का दिमाग खाली डब्बा है और हमें उसमें बहुत सारी सूचनाओं को भरना है, किताबों में जितनी भी फैक्ट्स लिखे हैं वो सब बच्चे को याद कराने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सूचनाएं हैं उनको ज्ञान में बदलने की क्रिया होनी चाहिए विद्यालयों में, महाविद्यालय में। क्योंकि सूचना तो बच्चों को बहुत जगह से मिल जाती है, केवल किताबों से नहीं। जब वो समुदाय में रह रहा है, जिस समाज में रहता है, वहां से भी, इंटरनेट के माध्यम से भी, फिल्मों के माध्यम से भी, मैगजीन से भी, अपने फ्रेंड सर्कल से भी, तो बच्चों को अलग अलग प्रकार की सूचनाएं जो है वो मिलती हैं। तो विद्यालय में इस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए कि वो सूचना को बच्चा समझे, उनको आपस में घटनाओं को जोड़ पाए और उन सूचनाओं का, उन जानकारियों का अब ज्ञान के रूप में उसको ज्ञान के रूप में परिवर्तित कर पाए। तभी वो सूचना का इस्तेमाल अपने जीवन की घटनाओं में, अनुभवों में कर पाएगा। पहले नंबर पर उसने बात, एनसीएफ 2005 ने बात की बालकों के बारे में, और दूसरे नंबर पर बात की व्यवस्थागत सुधार के बारे में। एनसीएफ 2005 ने कहा कि बालक कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अध्यापक कितना भी पढ़ाना क्यों ना चाहे, अगर वहां पर वातावरण बेहतर नहीं है तो हम बेहतर रिजल्ट्स की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो इन व्यवस्थागत सुधारों के तहत एनसीएफ 2005 ने कहा कि भारत में जितने भी शैक्षिक संस्थान काम कर रहे हैं, उनकी संस्थागत कमजोरियों को पहचानना है हमें, कि क्या किसी संस्था में बच्चों के लिए बैठने की बिल्डिंग है, बैठने के लिए बेंचेस की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, शौचालयों की व्यवस्था है। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है तो उन व्यवस्थाओं को पहले तो पहचानो कि कहाँ पर किन चीजों की कमी है और फिर उनकी पूर्ति करने की कोशिश करनी है। नंबर 2, राष्ट्रीय स्तर पर समान स्कूल व्यवस्था। एनसीएफ 2005 ने कहा कि सब पूरे देश में एक जैसे स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि सभी स्कूलों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, सभी स्कूलों में अध्यापक होने चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्लेग्राउंड्स होने चाहिए,
प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक स्कूल में एसी लगा है और दूसरे स्कूल में मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी सुविधा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो शिक्षा व्यवस्था असमानता को बढ़ाती है और एनसीएफ 2005 इस बारे में बहुत स्पष्ट संकेत देता है कि शिक्षा में समानता की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 3, एनसीएफ 2005 ने कहा कि शिक्षा से संबंधित जो भी योजनाएं बनती हैं उनमें विद्यालय के अध्यापक प्रधानाचार्यों का सम्मिलित किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज को जानते हैं। वह जानते हैं कि वास्तव में बच्चों को क्या जरूरत है और वो किस तरीके से उन जरूरतों की पूर्ति कर सकते हैं। बच्चों की क्या अपेक्षाएं हैं, अभिभावकों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि अध्यापक ही है और विद्यालय प्रबंधन समिति प्रधानाचार्य और अध्यापक हैं जो विद्यालयों में प्रतिदिन जाते हैं और बच्चों के साथ संपर्क करते हैं, संवाद करते हैं, तो उनको उन रियलिटीज का ज्यादा पता है। तो शैक्षिक योजनाएं जब भी बनेंगी विद्यालयों की उसमें सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। अंतिम बिंदु में व्यवस्थागत सुधारों के तहत एनसीएफ 2005 कहता है कि प्रत्येक विद्यालय के साथ अंतःक्रिया होनी चाहिए, यानी कि हर विद्यालय के साथ एक संबोधन जो है वो होना चाहिए और जितने भी विद्यालय हैं उनका आपस में भी अंतः संबंध होना चाहिए कि अगर एक विद्यालय में सामान ज्यादा है और दूसरे विद्यालय में किसी चीज की कोई कमी है तो ज्यादा सामान वाला विद्यालय कम वाले विद्यालय को दे पाए, ताकि विद्यालयों में समान व्यवस्था का निर्माण किया जा सके, क्योंकि व्यवस्थागत सुधारों के बिना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संशय में रहता है, मतलब नहीं हो सकता। नंबर 3 जो बहुत महत्वपूर्ण बात एनसीएफ 2005 ने कही वो कही टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में जो एनसीएफ 2005 है वो 2 स्तरों पर बात करता है, पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण। पूर्व सेवाकालीन में वह प्रशिक्षण आएगा जब हम किन्हीं युवाओं को अध्यापक बनने की ट्रेनिंग देते हैं, तो वहां पर जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वहां पर भी उन जो शिक्षक बनने वाले लोग हैं उनको विद्यालयों में लाकर व्यवहारिक परिस्थितियों से उनकी जानकारी करवाना, उनका अनुभव करवाना उसमें बेहद जरूरी है। और जो सेवाकालीन लोग हैं उनका प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए ताकि वो अपने व्यवसाय से, अपने शिक्षण कार्य से बोर ना हो और उनमें लगातार अपने बच्चों के लिए कुछ नया नया करने की जो प्रेरणाएं हैं वो आती रहे। तो अध्ययन और अध्यापन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण होना चाहिए और वो कब होगा, जब पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है वहां से शुरुआत होगी। उनका जो पाठ्यक्रम होता है टीचर बनने के लिए, जो हम जेबीटीज करते हैं, बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, उनका जो पाठ्यक्रम है उसमें भी बदलाव की जरूरत है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण है या सेवाकालीन, यानी कि नौकरी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन वो लोग और जो नौकरी में हैं वो लोग, उन दोनों के ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ये बात होनी चाहिए कि वो सीखने की बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करना सीख पाए ताकि बच्चों को अधिक से अधिक वो सिखा पाए। नंबर 2, हर कार्य में विद्यार्थी को वो केंद्र में माने। उनका माइंडसेट ऐसा बनाना है कि वो चाहे पाठ्य पुस्तक की बात हो या फिर किसी शिक्षण विधि को चयन करने की बात हो, वो ये मानकर चलें कि हमें सब कुछ बच्चे के लिए करना है, क्योंकि विकास बच्चे का करना है, व्यवस्थाओं का नहीं। नंबर 3 इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है भाषिक दक्षता की। एनसीएफ 2005 3 भाषाओं के बारे में बात करता है, 3 भाषाओं के अध्ययन के बारे में बात करता है कि विद्यालयों के स्तर पर भी विद्यार्थियों को 3 भाषाएं सिखाई जानी चाहिए और अध्यापकों का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें भी पूर्व सेवाकालीन जो प्रशिक्षण है, अध्यापक बनने के लिए जो ट्रेनिंग होती है, वहां पर भी 3 भाषाओं के अध्ययन की वो बात करता है कि भाषा पर किसी भी व्यक्ति का भाषा पर जितना नियंत्रण होगा, उसकी जो संवाद करने की क्षमता है, दूसरों से बातचीत करने की जो क्षमता है वो बहुत बेहतरीन होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों की बात को बेहतर तरीके से समझ पाएगा और अपनी बात को दूसरों को बेहतर तरीके से समझा पाएगा। इसमें अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु है पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती देना। स्थानीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो, स्कूल जो है वो अपने स्तर पर
शिक्षा के बच्चों को सिखाने के लिए बेहतर प्रयास कर पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती हो, क्योंकि जो पंचायती राज है, निगम पार्षद जो शहरों में होते हैं, वो स्थानीय रूप जो प्राथमिक शिक्षा है विशेष रूप से उसको देखते हैं, तो वहां पर व्यवस्थागत सुधार करने की जिम्मेदारी जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। इसमें एक बिंदु है कि सेवाकालीन शिक्षण बदलाव का उत्प्रेरक हो, यानी कि जो टीचर्स बन चुके हैं वो अपने कार्य से विमुख ना हो, उनका उनको बोरियत ना हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ये चीज शामिल की जाए, ताकि वो लगातार नए नए तरीकों का इस्तेमाल करें अपने बच्चों को सिखाने के लिए। अगली एनसीएफ 2005 ने जो अगला बिंदु कहा वो परीक्षा के बारे में बात की। हम पहले भी बात कर चुके कि एनसीएफ 2005 ने कहा कि परीक्षा प्रणाली बहुत गड़बड़ है, इसमें बहुत कमियां हैं और इसमें बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश रहेगी। सबसे पहले कि परीक्षा इस तरीके की हो कि बच्चों को परीक्षा का तनाव ना हो, बच्चों में शिक्षा का बोझ ना, बच्चे शिक्षा को परीक्षा को बोझ ना समझें। और वो कब नहीं समझेंगे? जब आपके प्रश्न पत्र के स्वरूप में बदलाव आएगा, यानी कि निबंध प्रश्न पहले जो आज से 10 साल पहले जो प्रश्न पत्र बनते थे उसमें निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या जो है वो ज्यादा होती थी 10-20 साल पहले लगभग। लेकिन एनसीएफ 2005 ने इस बात पर जोर देकर कहा कि निबंधात्मक जो प्रश्न है, लंबे प्रश्न है, उनकी संख्या कम हो, उनमें जो अंक दिए जाते हैं उनका वेटेज भी कम होना चाहिए और उसके स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए या फिर ओपन एंडेड प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न इस तरह के होने चाहिए जिसमें बच्चा अपनी बात को लिख पाए, ना कि रटी हुई बात को लिखे। नंबर 2, उसने परीक्षा के तनाव मतलब बच्चों को परीक्षा का डर कब नहीं रहेगा? जब हम परीक्षा की समय सीमा को फ्लेक्सिबल बना देंगे, यानी कि हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार परीक्षा दे। ऐसा नहीं कि एक क्लास में 40 बच्चे और 40 बच्चे 3 घंटे की परीक्षा देंगे या 40 के 40 बच्चे लिखित परीक्षा ही देंगे। वो उनको मौखिक परीक्षा देने का ऑप्शन भी मिलना चाहिए, जिसमें एक और नया ऑप्शन है कि पुस्तक खोलकर परीक्षा देना। तो इस तरीके के जो परिवर्तन हैं वो परीक्षा प्रणाली में शामिल किए जाने चाहिए, ताकि बालकों को परीक्षा का बोझ कम से कम लगे और उनको खौफ ना हो परीक्षा का। क्योंकि वर्तमान में भी ऐसा है, 2020 के दशक में भी मैं ये बात कह पा रही हूँ कि बच्चों में परीक्षा का इतना खौफ होता है कि वो चाहते हैं कि परीक्षा ना हो। हमें जानकारी है, हम जान गए चीजों को, हमें याद भी है, लेकिन क्या जरूरत है कि इस तरीके से रिटर्न एग्जाम लिए जाए? तो ये धारणा जो है वो बालकों की बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अध्यापकों को, अभिभावकों को और शिक्षा परिप्रेक्ष्यों में काम करने वाले व्यक्तियों को ये समझना पड़ेगा गहराई से कि परीक्षा का अर्थ बच्चों का मूल्यांकन करना है, उनको आगे बढ़ाना या पीछे धकेलना नहीं है। परीक्षा का मतलब केवल ये है कि हम बच्चे की क्षमताओं के बारे में जान पाए और बच्चों को बता पाए। तो वो उसका तरीका कोई भी हो सकता है, केवल पेपर पेन परीक्षा से ये चीजें नहीं होती। नंबर 2, इसमें एनसीएफ 2005 ने ये भी कहा कि जो तकनीकी शिक्षा है उसकी पुनर्रचना होनी चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर के कार्यक्रम है या फिर ब्यूटी कल्चर सौंदर्य वाले कार्यक्रम है, गृह विज्ञान की कुकिंग के कार्यक्रम है, बीटेक है, एमटेक है। इन सब टेक्निकल जो एजुकेशन टेक्निक्स हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन है हमारी, उसके करिकुलम को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाना चाहिए, बदला जाना चाहिए कि जब वो डिग्री लेकर आप बाहर निकलते हो तो बच्चा आत्मनिर्भर बन सके। ऐसा ना हो कि बच्चे ने कोई व्यावसायिक डिग्री तो हासिल कर ली लेकिन अभी भी वो अपनी आजीविका कमाने के लायक नहीं है और उन्हें उसे किसी अतिरिक्त ट्यूशन की जरूरत पड़ रही है। तो एनसीएफ 2005 ने इस बात का विरोध किया है और उसने कहा है कि व्यावसायिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षण नीतियां हैं, उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए, ताकि तकनीकी विषयों को पढ़ने वाले बालकों में भी तनाव की स्थिति ना आए। कोटा के जो बीटेक कॉलेजेस हैं वहां पर बच्चों की आत्महत्या की प्रवृत्ति को देखते हुए भारत सरकार ने भी सटीक गाइडलाइंस इस विषय में जारी की थी। नंबर 3 बिंदु है इसमें एनसीएफ बात करता है परीक्षा प्रणाली के तहत कि कक्षा में जो भी काम होता है उसमें बच्चों की साझेदारी होनी चाहिए, यानी कि बच्चा कक्षा में खुद से करके देखे, उसको ऐसे अवसर मिलने चाहिए, वो प्रश्न पूछ पाए, उसको ऐसे अवसर मिलने चाहिए, वो
हर चीज को जांच और परख पाए, अपना विश्लेषण कर पाए, तभी उसके जो क्लास एक्टिविटीज हैं, अगर उसमें बच्चे की साझेदारी नहीं हुई तो वो बच्चा बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि पैसिव लर्निंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि टीचर जो है वो किताब पढ़वाता जा रहा है, बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, एक नियम बना लिया, या फिर ब्लैक बोर्ड पर काम होता जा रहा है, बच्चे अपनी कॉपी में लिखते जा रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। कक्षा जो है वो सक्रिय रहनी चाहिए। इसका अंतिम बिंदु है समन्वित सहभागिता, अध्यापक का और बच्चों का प्रयास, मतलब ऐसा कुछ प्रयास होना चाहिए कक्षा में कि उन दोनों की समान और समन्वित सहभागिता, दोनों के ही एफर्ट्स जो है उस लर्निंग में शामिल किए जाएं, ताकि बालकों में अपने मूल्यांकन किए जाने का भय जो है वो कम से कम रहे। विषयों के संबंध में एनसीएफ 2005 ने बहुत अच्छी बातें कही, इसको समझना जरूरी है। भाषा के बारे में उसने कहा कि त्रिभाषिक सूत्र 3 भाषाओं के अध्ययन की बात करता है, और इन तीनों भाषाओं को बच्चों को इन तीनों भाषाओं के अध्ययन में बच्चों के चारों कौशलों का विकास होना चाहिए: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और ये चारों भाषाई कौशल बच्चे के पाठ्यचर्या का आधार भी होना चाहिए, चाहे वो गणित का विषय है, चाहे वो अंग्रेजी का विषय है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो विज्ञान है। क्योंकि अगर भाषा पर बच्चे की पकड़ नहीं है, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा और पढ़े हुए को समझ नहीं पा रहा है, तो वो अन्य विषयों में भी कमजोर रहेगा। गणित विषय के बारे में एनसीएफ 2005 ने कहा कि गणित की शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए कि बालक कक्षा में जो पढ़ा है, विद्यालय में जो सीखा है, उसका अपने जीवन में उपयोग कर पाए, उसकी अमूर्त चिंतन की शक्तियों का विकास हो पाए। और यहाँ अमूर्त चिंतन से अभिप्राय ये है कि बच्चा विजुअलाइज कर पाए चीजों को। जैसे आपने ये बोला कि 10 अंगूर और 5 आम कुल कितने हो गए, तो बच्चा सुनने के बाद वो तस्वीर अपने दिमाग में बना पाएगा कि 10 अंगूर 5 आम तो जोड़ पाए। दिस इज अमूर्त चिंतन, कि आपने बिना लिखे सोचा है, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में उस चित्र को, उस अंक को लिखकर जोड़ने का प्रयास किया है। और तर्क की क्षमता का विकास होना चाहिए गणित के अध्ययन में, कि बच्चा लॉजिक्स लगा पाए। अगर बच्चे के तर्कों का विकास नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं गणित और विज्ञान का जो अध्ययन है वो बाधित होगा। विज्ञान के विषय में एनसीएफ 2005 ने कहा कि जो प्रयोग होते हैं कक्षाओं में, या बच्चों को जो अनुभव दिए जाते हैं, या जो फैक्ट्स बताए जाते हैं, जो सूचनाएं दी जाती हैं, विज्ञान की कक्षा में प्रत्येक बच्चे को ये अवसर मिलना चाहिए कि वो उस सूचना को जांचे, परखे, उसका विश्लेषण करे, और ये समझने का प्रयास करे और समझे कि ये बात सच है या गलत है, और अगर सच है तो क्यों सच है, और गलत है तो क्यों गलत है। तो अपने क्यों के जो आप उसके जो प्रश्न है उसमें जो क्यों है, उसका आंसर बच्चा खुद ढूंढने का प्रयास कर पाए। विज्ञान विषय का शिक्षण जो है वो इस तरीके से होना चाहिए। तभी बच्चा विज्ञान के तथ्यों का, उसकी जानकारियों का इस्तेमाल अपने जीवन के अनुभवों में कर पाएगा। विषय संबंधी तथ्यों में हर विषय के लिए एनसीएफ 2005 ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि क्रियात्मक पद्धतियों का विकास होना चाहिए। चाहे भाषा का अध्ययन हो, चाहे गणित का अध्ययन हो, विज्ञान का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, या सामाजिक अध्ययन का विषय हो, हर कक्षा में इस तरह की शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाए कि उसमें एक्टिविटी मेथड हो, बच्चों के साथ क्रियाएं करवाई जाए। क्योंकि जब बच्चा खुद करके देखता है चीजों को, तो वो जल्दी सीखता है और उसको ज्यादा याद भी रहता है। और जब वो खुद करके देखेगा तो उसमें एक सौंदर्यवाद चेतना का विकास भी होगा, क्योंकि वो चीजों के प्रति सेंसिटिव होगा, उसमें संवेदनशीलता का विकास होगा। वो समझेगा कि इस काम को ऐसे करना है, धीरे करना है, जोर से करना है, उसमें किस तरह के कौशलों का प्रयोग होगा उस काम को करने में। इससे बालकों के जो कौशल है उनका भी विकास होगा। और जब बच्चे में आसपास वो जब करके देखता है चीजों को, तो अपने पर्यावरण के साथ जुड़ता भी है। वो जो संवेदनशीलता है उसको केवल कक्षा और समाज के साथ ही नहीं, बल्कि देश के साथ जुड़ने में भी उसको मदद करती है। तो बच्चे को करके सीखने पर, खेल खेल में शिक्षा पर एनसीएफ 2005 ने बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को क्रिया करने का अवसर मिलना चाहिए। अंत में हम देखते हैं कि एनसीएफ 2005
एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित एक शैक्षिक दस्तावेज है। और एनसीईआरटी भारत की वह शैक्षिक इकाई है जो विद्यालयों में पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं के निर्माण के लिए कार्य करती है। तो वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण इकाई है और उसने ये प्रकाशित किया है, तो आप इसका महत्व यहीं से जाहिर होता है। नंबर 2, शिक्षा के पूर्ववर्ती सरकारी दस्तावेज एवं प्रतिवेदन जितने भी अब तक आए हैं उन पर विशद चर्चाओं का परिणाम है एनसीएफ 2005। यानी कि जितनी भी शिक्षा नीतियां आई हैं, शिक्षा के आयोग बने हैं और शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो अध्यापक हैं, चाहे वो शिक्षाविद हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, अध्यापक हैं, अभिभावक हैं, बच्चे हैं, उन सब से बात करके, उन सब से विचार लेकर एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया है। तीसरे नंबर पर ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीएफ 2005 ने शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हर क्षेत्र को संबोधित किया है। ऐसा कोई शिक्षा से संबंधित